वंदे स्वराज देशवासियों, मैं राजकोट से अशोक भाई पटेल। जैसा कि पिछले 4-6 दिनों से मैं बराबर आप सबको ये बता रहा हूं कि पक्ष मुक्त के विषय को संपूर्णतया स्पष्ट करने के लिए धारावाह एपिसोड मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो आज से ही इस वीडियो से ही यह धारावाह एपिसोड शुरू किए जा रहे हैं। पार्टीलेस के विचार को स्पष्ट करने के लिए, पक्ष मुक्त के विचार को स्पष्ट करने के लिए आज के इस एपिसोड से धारावाह एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। सप्ताह में, प्रति सप्ताह में 3 से लेकर के 5 वीडियो तक प्रसारित करूंगा। तो आज का यह पहला वीडियो आज तारीख 25 दिसंबर 2021। तो आज जो स्थिति बनी हुई है, करीब करीब पिछले 1.25 सालों से जो स्थिति खड़ी हुई है, इसको हम सभी भारतवासी बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ग्लोबल एक्टिविटी जो पूरी की पूरी मानव जात को गुलाम बनाने के लिए चल रही है, उसको हम सभी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। न्यू वर्ल्ड एजेंडा की जो बातें हैं, इल्यूमिनाटी की जो बातें हैं, और वर्ल्ड बैंकर्स के द्वारा सारी जो गतिविधियां चल रही हैं, इन सब से मानव जात को बचाने के लिए जरूरी हो जाता है कि पार्टीलेस की बात करके हम उस विचार को स्पष्ट करें। तो जहां तक भारत का सवाल है, अगर भारत में भारत के लोगों को इस वैश्विक आक्रमण से बचाने के लिए अगर हम लोग इस पक्ष मुक्त को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इस विषय में मैं सबसे पहले जो हमारा स्वतंत्रता का संग्राम करीब करीब 100 से लेकर 150 सालों तक जो चलता रहा, जो स्वराज का संघर्ष हमने किया और 1947 में हमें जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी के विषय में मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह जो गुलामी थी अंग्रेजों वाली, वह तो दृश्य गुलामी थी, और उस दृश्य गुलामी से 1947 के बाद से हम भारतवासी अदृश्य गुलामी में प्रवेश कर चुके हैं। एक तरह से गुजराती में हम कहते हैं कि ऊल में से चूल में गिरे हैं, और अगर हिंदी में कहें तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मतलब कि आज की यह आज़ादी जो है, ये संपूर्णतया भ्रामक आज़ादी है। और इस विषय में राजीव दीक्षित ने अपने वीडियोस के द्वारा, पूरे देश के अपने प्रवास के द्वारा, और रामदेव जी के मंच के द्वारा भी भारत स्वाभिमान के द्वारा भी बहुत स्पष्ट उन्होंने किया है। तो राजीव दीक्षित के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, उसको मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि उन सभी बातों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। राजीव दीक्षित ने क्या क्या कहा है
राजीव दीक्षित ने इस बात को बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है। तो राजीव दीक्षित के एक गुरु रहे थे, उनका नाम था प्रोफेसर धर्मपाल जी। बहुत बड़े इतिहासकार थे। धर्मपाल जी ने प्राय आज़ादी के बाद 1950 के बाद 40 सालों तक बहुत संशोधन किया है। हमारे यहाँ की लाइब्रेरियों में, आर्काइव्स में, और ब्रिटेन की लाइब्रेरियों में और आर्काइव्स में भी। ब्रिटेन में धर्मपाल जी करीब 30 सालों तक रहे और हजारों दस्तावेज उन्होंने अध्ययन किए और हमारे विषय में 17वीं 18वीं शताब्दी का भारत क्या था, कैसा था, वह सब कुछ दस्तावेजों के अध्ययन के द्वारा उनको जब स्पष्ट हुआ तो धर्मपाल जी ने बहुत सारी किताबें इंग्लिश में लिखी। उसमें से एक यह किताब, इस किताब में देखिए, इस किताब का नाम है डेस्पोलिएशन एंड डिफेमिंग ऑफ इंडिया। यह किताब जो है यह 1793 से लेकर 1813 तक 20 सालों तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट चली थी उसकी मुख्य रूप से बात की गई है। उस डिबेट में वहां पर विषय यह था कि हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। तो आज से 200 साल पहले 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह चर्चा हो रही थी कि हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, और आज हम देख रहे हैं कि 200 साल के उनके कार्यकलापों के द्वारा भारत को कितनी हद तक उस दिशा में ले जाने में वे सफल हुए हैं। भारत की शिक्षा पद्धति को भी लॉर्ड टीबी मैकॉले के द्वारा 1835 में किस तरह से भारत की मूल शिक्षा पद्धति को खत्म करके मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर लागू किया गया। ये बहुत सारी बातें हैं। राजीव दीक्षित के जो लोग करीब रहे हैं वे ये सारी बातें जानते हैं। तो आज के इस एपिसोड में धर्मपाल जी ने वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इंग्लिश में वे मूल किताबें थी, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये किताबें गुजराती में भी ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये किताबें मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यह किताब गुजराती में ट्रांसलेट हुई है और इस किताब का नाम है भारतीय चित मानस और काल। और बहुत सारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं। ये सारी की सारी किताबें हैं। इसमें ये सारी किताबें यहाँ पर हैं और इसमें हिंदी में आप देखिए कि ब्यूटीफुल ट्री करके उनकी इंग्लिश की किताब थी, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में यहाँ किया गया है, रमणीय वृक्ष। गुजराती में और भी बहुत सारी किताबें उनकी ट्रांसलेट हुई हैं। तो ये भी वो ब्यूटीफुल ट्री का ही गुजराती ट्रांसलेशन है, रड़ियामणु वृक्ष। और भी किताबें हैं, ये सारी की सारी किताबें हैं। तो इन किताबों को जो है ट्रांसलेशन गुजराती में भी हुआ है और आगे जा कर के भारत की अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेशन होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ यह जरूरी है, हम लोग इस वक्त बात जो करेंगे वह उनकी किताब भारतीय चित मानस और काल,
भारतीय चित्त, मानस और काल जो किताब के स्वरूप में भी छपी है, उस किताब का मैंने गुजराती में ट्रांसलेशन किया है। तो आज का एपिसोड हम इस किताब के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो कि गुजराती में ट्रांसलेशन हुआ है धर्मपाल जी के किताब का। तो आज अगर हमें पार्टीलेस इंडिया की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें चाहिए कि हम भारतीय चित्त, मानस और काल को बराबर से समझें। तो भारतीय चित्त, मानस और काल से कहने का मतलब है, भारतीय चित्त मतलब कि भारतीय दिमाग, और भारतीय मानस मतलब कि भारतीय सोच, और भारतीय काल मतलब हमारे पुराणों को देखते हुए भारतीय काल किसे हम कहेंगे, क्योंकि हमारी समझ के हिसाब काल जो है, समय जो है, समय को व्याख्यायित किया गया है। हमारे यहाँ समय की व्याख्या 4 युगों में बताई गई है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और आज ये जो सब कुछ चल रहा है कलयुग। तो हमारे हिसाब से हम कलयुग में इस वक्त जी रहे हैं। तो यह सारी बातें हमें हमारे श्रद्धेय आदरणीय विवेकानंद जी ने भी बताई हैं। तो विवेकानंद जी की व्याख्यान माला के भी बहुत सारे पुस्तक, 11 पुस्तकों का एक सेट है उनका। तो इस सब जगह से हमें भारतीय चित्त, मानस और काल के बारे में हमारी समझ को हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो भारतीय चित्त, मानस और काल की अगर हम बात कहें तो यह किताब धर्मपाल जी के द्वारा दिसंबर 1996 में प्रिंट और प्रकाशित की गई थी। और इस किताब का जो प्रकाशन हुआ था और उस काल में धर्मपाल जी ने जो लिखा था, वे सारी बातें आज 25 सालों के बाद भी उतनी ही हम पर लागू होती है, आज भी उतनी प्रासंगिक हैं ये सारी बातें। तो उस किताब में धर्मपाल जी ने 6 चैप्टर दिए हैं। तो इन 6 चैप्टरों के नाम मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, जिससे हम समझ सकेंगे कि आज का जो पार्टीलेस हम कह रहे हैं, इसको अगर हमें पाना है, अगर भारत में चल रही सब की सब पार्टियों को चुनाव के मैदान से अगर हमें हमेशा के लिए अगर बाहर खदेड़ देना है और सच्चे स्वराज को अगर हमें प्राप्त करना है, आज हमारे देश में जो चल रहा है वो किसी तरह से भी हमारे संविधान में बताया गया लोकतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं है। लेकिन आज जो कुछ चल रहा है ये पक्षतंत्रात्मक व्यवस्थाएं चल रही हैं, पक्षतंत्र के द्वारा व्यवस्थाएं चल रही हैं। पक्षतंत्र मतलब कि समूहों के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उसे अगर इस समूह के द्वारा चल रही व्यवस्थाओं को, इन पॉलिटिकल पार्टियों को अगर हम हमेशा के लिए चुनाव के मैदान से दूर करना चाहते हैं तो हमें प्रोफेसर धर्मपाल जी के इस पुस्तक भारतीय चित्त, मानस और काल, भारतीय दिमाग, भारतीय सोच और भारतीय काल को हमें समझना होगा। इस किताब में जो 6 प्रकरण, 6 चैप्टर्स दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले चैप्टर में यह कहा गया है कि यह 21वीं 22वीं सदी आखिर है किसकी, यह हमें समझना होगा। दूसरे चैप्टर में हमारा खुद का अध्ययन भी
हमारा खुद का अभ्यास भी क्या हम विदेशी नजर से ही करेंगे क्या? यह दूसरे चैप्टर की विषय वस्तु है। और तीसरे चैप्टर में यह कहा है कि महत्व जो है वो सही जवाब का नहीं है, लेकिन सही सवाल का है। चौथे चैप्टर में हमारे अपने चित्त को समझे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा काम नहीं चलने वाला। हमें अपने चित्त को समझना ही होगा, ये चौथे चैप्टर में कहा गया है। पांचवें चैप्टर में यह बताया है कि हम किसी दूसरे के संसार में रहने लगे हैं। हमने अपना खुद का संसार छोड़ दिया है, या हमारे साथ चीटिंग करके हमसे हमारा अपना संसार छीना जा चुका है। जो कि मैंने आगे बताया कि क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंडिया की जो प्रोसेस चल रही है उसके अंतर्गत हमारा संसार हमसे छिन चुका है और आज हम किसी और के संसार में रहने लगे हैं। और छठवां चैप्टर है कि सभ्यताओं का नवीनीकरण जो है वह तो हमेशा ही करना होता ही है, तो हमें भी इस इंडियन सिविलाइजेशन का नवीनीकरण करना ही होगा और वही हमारे लिए उपाय होगा। तो पहले चैप्टर को आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि यह 21वीं 22वीं सदी आखिर है किसकी। इस बात की शुरुआत करते हुए धर्मपाल जी ने बताया कि गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 के रोज अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से देश मतलब कि भारत जब लौट के आए तो रास्ते में वे ब्रिटेन में भी कुछ समय के लिए रुके थे। यहाँ आने के बाद गांधी जी बर्मा और श्रीलंका की बात अगर हम छोड़ दें तो वे सिर्फ एक बार ही परदेश गए थे। 1931 की उनकी वह यात्रा ब्रिटेन के लिए ही थी और उस यात्रा में भारत से जाते हुए और भारत वापस लौटते हुए वे मिस्र, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटाली भी थोड़े थोड़े दिनों के लिए रुके थे। तब के उस समय में अमेरिका वाले भी बहुत चाह रहे थे कि गांधी जी उनके यहाँ भी आए, लेकिन उनका अमेरिका जाना शक्य नहीं हुआ था। 1915 में गांधी जी के मुंबई पहुंचने से पहले ही यहाँ भारत में उनसे बहुत ज़्यादा आशाएं रखी जा रही थी। उस समय के तंत्री लेखों से, उस समय के अखबारों के संपादकीय लेखों से लगता है कि उनको यहाँ भारत में कुछ अवतार पुरुष जैसे समझा जा रहा था। मुंबई में गांधी जी और कस्तूरबा का जैसा स्वागत हुआ वैसा स्वागत उस महानगर की स्मृति में इसके पहले कभी किसी का नहीं हुआ था, ऐसा उन दिनों के अखबारों का कहना था। बड़े बड़े घरों में, सुखी संपन्न घरों में और भारत के उस समय के एलिट क्लास के घरों में गांधी जी और कस्तूरबा के सम्मान के कार्यक्रम और भोजन के समारंभ के कार्यक्रम ये भी आयोजित किए गए। उन भोजन समारंभों में मुंबई हाई कोर्ट के कई जजेस भी और मुंबई के गवर्नर की परिषद के सदस्य भी वहां पर पहुंचे थे। उन भोजन समारंभों में मुंबई के उस संपन्न समाज के मुख्य बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े उद्योगपति भी
उन समारंभों में उपस्थित रहते थे। लेकिन 3 दिनों में ही गांधी जी और कस्तूरबा यह सारी आवभगत से बिल्कुल उब चुके थे। 12 जनवरी को एक बड़ा भोज समारंभ आयोजित हुआ था और उस बड़े भोज समारंभ में गांधी जी ने अपनी वो ऊब जो थी वो बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट करके रख दी। उस समारंभ में 600 से ज्यादा मेहमान आए हुए थे और सर फिरोज शाह मेहता खुद उस समारंभ के अध्यक्ष भी थे। उस समारंभ में बोलते वक्त गांधी जी ने कहा कि उन्होंने और कस्तूरबा ने साउथ अफ्रीका में ऐसा सोचा था कि देश पहुंच करके, भारत पहुंच करके उनको दक्षिण अफ्रीका से भी कहीं ज्यादा आत्मीयता का अनुभव होगा। लेकिन पिछले 3 दिनों से उनको और कस्तूरबा को ऐसा लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मजदूरों के बीच उनका जीवन ज्यादा आत्मीय रहा था और यहां पहुंच करके तो वे अपने आप को कुछ पराये लोगों के बीच ही अनुभव कर रहे थे। उसके बाद गांधी जी का रहन सहन जो है वो बिल्कुल ही बदलता चला गया। उनके कार्यक्रम भी बड़े बड़े और संपन्न लोगों के बीच से हट करके, भारत के उस समय के एलिट क्लास के लोगों से हट करके ज्यादातर साधारण लोगों के, सामान्य लोगों के बीच में होने लगे और देश के उन साधारण लोगों के मानस में, उनकी सोच में उनका इतना तो ज्यादा प्रवेश हुआ कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही उनके मुंबई पहुंचने के सिर्फ 15 दिनों के भीतर ही गुजरात के सौराष्ट्र में उनको लोग महात्मा कह के संबोधित करने लगे थे। और उसके सिर्फ 3 महीनों के बाद प्राय 1000 मील दूर हरिद्वार के पास गुरुकुल कांगड़ी में भी लोग उन्हें महात्मा कहने लगे थे। तब से लेकर के आगे के 25-30 सालों तक देश में सघन आत्मविश्वास की एक लहर चलती रही। लोगों को शायद ऐसा आभास हो रहा था कि उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए और पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए और जीवन को फिर से संतुलित करने के लिए एक अवतार पुरुष उनके बीच उपस्थित हुए हैं। ज्यादातर भारतीयों ने तो गांधी जी को कभी देखा भी नहीं होगा। कईयों ने तो उनका रहन सहन या कामकाज की पद्धतियों को भी करीब से नहीं देखी होगी और शायद सही नहीं मानी होगी। और शायद भारत के ज्यादातर लोग 1945-46 तक भी ऐसा ही मानते रहे होंगे कि गांधी जी जो कुछ स्वतंत्रता का संग्राम चला रहे हैं, जो स्वराज का संघर्ष वे कर रहे हैं, उस संघर्ष के सफल होने की कोई भी संभावना उस समय के भारत के लोग नहीं देख रहे थे। लेकिन फिर भी शायद सभी भारतीयों को उनमें एक अवतार पुरुष और एक दिव्य आत्मा का दर्शन होता रहा था। पृथ्वी के कष्टों का निवारण करने के लिए हमेशा अवतार पुरुष
जन्म लिया करते हैं। इसके बारे में गीता में भी एक श्लोक है, हम सभी जानते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक से हम भारत के लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, आज भी परिचित हैं, और हमारी मान्यता आज भी बनी हुई है। यह मान्यता प्राचीन समय से चली आ रही है। रामायण महाभारत और पुराणों की रचना काल से तो ऐसा मानने में आ रहा है कि द्वापर युग का अंत आते आते धर्म की इतनी ज्यादा हानि होती है कि पृथ्वी अपने ऊपर के बोझ से पीड़ित होकर के विष्णु से उस बोझ को किसी प्रकार से हल्का करने के लिए प्रार्थना करती है। तब देवों की तरफ से एक बड़ी व्यूह रचना होती है और स्वयं विष्णु श्री कृष्ण वगैरह के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। महाभारत का युद्ध पृथ्वी के उस बोझ को हल्का करने की प्रक्रिया का ही एक उदाहरण है। ललित विस्तर वगैरह बौद्ध चरितों में गौतम बुद्ध के पृथ्वी पर के अवतरण के भी ऐसे ही कारण दिए गए हैं। इसी प्रकार से समय समय पर प्रश्नों के समाधान के लिए अनेक अवतार जो हैं ये होते रहे हैं, अवतरित होते रहे हैं। इसलिए 1915 में भारत के लोगों ने बहुत ही साहजिकता से यह मान लिया था कि भगवान ने उनके दुख को समझ लिया है और उनके दुख को दूर करने के लिए और भारतीय जीवन में एक नया संतुलन लाने के लिए महात्मा गांधी को भेजा गया है। गांधी जी के प्रयत्नों से भारतीय सभ्यता की गुलामी का ज्यादातर दुख तो कट गया, ऐसा हम जानते हैं। अंग्रेजों से मिली कथित आजादी से आज हम सभी मान रहे हैं कि हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जीवन में कोई नया ऐसा संतुलन नहीं आ सका है। तो अब हमें चाहिए कि नए सिरे से हमें यह प्रयत्न करने चाहिए और अंग्रेजों की दृश्य गुलामी से आज की पॉलिटिकल पार्टियों की जो अदृश्य गुलामी, जो कि हमारे खुद के लोग हैं और विचारधारा के नाम से हमें भ्रमित कर रहे हैं, तो उनसे भी निजात पाने के लिए हमें काम करना चाहिए। और सही स्वराज क्या है यह हमें खोज लेना चाहिए और उसे पाने के सारे प्रयत्न करने चाहिए। गांधी जी 1948 के बाद भी अगर जीवित रहे होते तो उन्होंने भी इस नए संतुलन के लिए शायद कुछ प्रयत्न करने ही पड़े होते। जो काम महात्मा गांधी पूरा नहीं कर सके तो उसे पूरा करने के प्रयत्न हम सभी को आगे पीछे कभी न कभी तो करने ही पड़ेंगे। आधुनिक विश्व में, आज की आधुनिक दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में भारतीय जीवन के लिए भारतीय दिमाग और भारतीय समय के अनुरूप कुछ नया संतुलन खोजे बिना तो इस देश का बोझ जो है वो हल्का नहीं हो सकेगा। और उस नए ठोस और कंक्रीट धरातल के खोजने का मार्ग तो वही हो सकता है कि जो महात्मा गांधी का था। इस देश के साधारण लोगों के मानस में, उनकी सोच में प्रवेश करके
उनका चित्त मतलब उनके दिमाग को और काल को मतलब समय को समझ करके ही इस देश के लिए कुछ सोचा जा सकता है। गांधी जी के लिए शायद यह समझ, यह प्रवेश साहजिक ही रहा होगा। हमें लेकिन उसे पाने के लिए अनेक बौद्धिक प्रयत्न करने होंगे। हमें यह भी जानना होगा कि इस देश के साधारण लोग इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वर्तमान की उनकी समझ क्या है, भविष्य का उनका रेखा चित्र उनके मन में क्या है। उन साधारण लोगों के बलबूते पर इस देश को एक नया संतुलन दिया जाएगा, इस देश को नए सिरे से बनाया जाएगा। तो हमें जानना होगा कि जिनके लिए यह किया जाएगा वे लोग आखिर है कौन, उनका स्वभाव क्या है, उनकी आदतें क्या हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, इच्छाएं आकांक्षाएं क्या हैं, वे अपने बारे में क्या मानते हैं और संसार को किस तरह से देखते हैं, या फिर वे भगवान को ही नहीं मानते तो किसे मानते हैं, काल को यानी कि समय को मानते हैं, क्या भाग्य को मानते हैं, या फिर उनके मन में कुछ और ही बसा हुआ है। जनसाधारण के अच्छे जीवन की कल्पना के अनुरूप और उनके सहयोग से अगर इस देश को कुछ बनाना है तो यह सब तो हमें जानना ही होगा। लेकिन अपने लोगों का चित्त और मनस को समझने की यह बात ऐसा लगता है कि हमें अच्छी नहीं लगती। उस वक्त गांधी जी के द्वारा भारत के साधारण लोगों के साथ एकाकार होकर के, एकात्म होकर के उनके चित्त की बातों को शब्द रूप दिया जाना और जो बराबर से वे दे रहे थे उसको भी हमारे उस समय के भद्र लोगों ने, एलिट क्लास ने, संपन्न वर्ग ने कभी भी पसंद नहीं किया था। उनको यह कभी भी जच नहीं रहा था जो गांधी जी बता रहे थे। भारतीय चित्त और मनस से हमें जैसे कि डर लगता है, हम ऐसा मान के चलना चाहते हैं जैसे कि भारतीय मनस कुछ है ही नहीं, भारतीय सोच कुछ है ही नहीं। हम ऐसा मान रहे हैं कि भारतीय मनस एक साफ स्लेट है, एक प्लेन बोर्ड है जिसके पर ये भद्र लोगों के द्वारा, एलिट क्लास के द्वारा दुनिया के मॉडर्निज्म से सीख करके, आधुनिकता से सीख करके एक नया आलेख लिखना है। लेकिन शायद हमें यह आभास भी है कि भारतीय चित्त ऐसा साफ सपाट या प्लेन नहीं है जैसा मान करके हम चलना चाहते हैं। सही में तो उन सब विषयों पर, सब प्रकार के विचारों से भारतीय मानस जो है भरा पड़ा है। भारतीय चित्त में ये सारी बातें समाई हुई हैं और ये विचार, ये सारे विचार कोई नए नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं। शायद ऋग्वेद के समय से ये चले आ रहे हैं या फिर शायद गौतम बुद्ध के समय से कुछ विचार जो हैं उत्पन्न हुए होंगे या फिर महावीर के समय से। लेकिन जो भी ये विचार हैं, जहां से भी ये विचार आए हैं, वह ये विचार
भारतीय मानस में बहुत गहरे तक घुस चुके हैं, खूब चुके हैं, घर कर चुके हैं, जड़ बना चुके हैं अपनी। और शायद हम ये भी जानते हैं, लेकिन यह जानते हुए भी अपनी इस वास्तविकता को समझना नहीं चाहते हम, और उसको किसी भी तरह से नकार करके भारतीय सोच और भारतीय दिमाग की सब वृत्तियों से आंखें मींच करके, आंखें बंद करके अपने लिए एक नई ही कोई दुनिया हम रचा लेना चाहते हैं, हम बसा लेना चाहते हैं। इसलिए अपने मानस को समझने की सारी कोशिशें हमें नाकाम लगती है, हमें बेकार लगती है। 18वीं 19वीं सदी के भारत का इतिहास का अध्ययन प्रोफेसर धर्मपाल जी के द्वारा भारतीय मानस को समझने का एक प्रयत्न ही था। उस अध्ययन से अंग्रेजों के आने के पहले के भारतीय राज समाज की, भारतीय लोगों के सामाजिक रीत रस्म की एक समझ तो बन गई। समाज की जो भौतिक व्यवस्थाएं होती हैं, तरह तरह की कुशलता होती है, दिन प्रतिदिन के जो काम चलाने की पद्धतियां होती है, रीतभात होती है, ऐसा एक प्रारूप जैसा तो कुछ बना, लेकिन समाज के अंतर्मन की, उसके मानस की, उसके चित्त की कोई खास पकड़ उन कामों से नहीं बन सकी। मानस को पकड़ने की, चित्त को समझने का मार्ग शायद अलग ही होता है। लेकिन भारतीय राज समाज की भौतिक व्यवस्थाओं को समझने के प्रोफेसर धर्मपाल के द्वारा जो प्रयत्न हो रहे थे, उनके वे प्रयत्न उस समय के लोगों को भी विचित्र ही लग रहे थे। 1965-66 में जब उन्होंने 18वीं 19वीं सदी के दस्तावेजों को देखना शुरू किया, तो दिल्ली के उनके एक मित्र ने कहा कि भाई ये तुम क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते। और बहुत लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि आप जिस 18वीं सदी की बात कर रहे हो वो मान लिया कि ठीक है, उस समय भारत में अच्छी खेती होती होगी, अच्छी किसानी होती होगी, अच्छा लोहा भी बनता होगा, और उस समय के लोगों ने चेचक या शीतला जो शरीर पर और चेहरे पर जो फोड़े से निकल आते हैं, उस रोग वगैरह से बचाव के टीके लेना भी शायद उन्होंने सीख लिया होगा। प्लास्टिक सर्जरी भी होती होगी। लोगों की, राज समाज की अपनी सक्षम व्यवस्थाएं रही होंगी, पंचायतें भी रही होंगी। ये सब सुनने से तो बहुत ही अच्छा लगता है। इन बातों से आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव भी शायद देश में थोड़ा थोड़ा जगता होगा या जगता है। लेकिन आजकल के संदर्भ में तो यह कोई बहुत काम की बातें हैं ऐसा लोग नहीं सोच रहे, और यह सारी जानकारी भी क्या काम में आने वाली है ऐसा भी लोग सवाल करते हैं। यह सब जानने से क्या लोभ होने वाला है ऐसा लोग बार बार पूछते रहते हैं। इसी तरह के सवाल श्री चंद्रशेखर ने भी धर्मपाल जी के सामने उठाया था। जब धर्मपाल जी उनके घर गए थे तो वे पूछने लगे थे कि आप यह क्या 18वीं सदी को लेकर के बैठे हो, आज तो 21वीं और 22वीं सदी की बातें होनी चाहिए। दूसरे भी बहुत सारे अनुभवी और परिचित लोग इसी बात को बहुत ही भार दे करके कहते रहते थे। लगता है
कि हमारे जैसे सभी भारतीय किसी न किसी तरीके से 21वीं 22वीं सदी में पहुंचने की बात करने लगे हैं। आज भारत के साधारण लोग भी वैसी बातें करने लगे हैं, लेकिन यह 21वीं 22वीं सदी है किसकी? अपनी तो यह सदी नहीं है, कुछ एलिट क्लास को छोड़ करके। भारत के जो साधारण लोग हैं, जिनकी हालत देख करके हम दुखी होते रहते हैं और जिनकी भलाई के नाम पर यह सारा ताम झाम हमेशा चलता रहता है, उनकी तो यह शताब्दी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का अगर माने तो उस समय के वे साधारण लोग तो उस समय भी 17वीं 18वीं शताब्दी में जी रहे थे। नेहरू जी ऐसा कहते रहते थे और उस बात को लेकर के वे बहुत चिंतित भी थे कि अपने लोग, हमारे देश के लोग 18वीं सदी से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और 20वीं 21वीं 22वीं शताब्दी में पहुंच ही नहीं रहे हैं। लेकिन यह साधारण लोग तो शायद पश्चिम की 18वीं सदी में भी नहीं होंगे। हो सकता है कि वे उस वक्त भी और आज भी किसी पौराणिक युग में ही रह रहे होंगे। काल और युग की हमारे यहाँ जो कल्पना है, उस दृष्टि से वर्तमान को देख रहे होंगे। कलयुग में रहते हुए ही किसी अवतार पुरुष का इंतजार कर रहे होंगे। उनकी मान्यताओं के अनुसार तो पश्चिम की इस 21वीं सदी में भी 20वीं सदी में भी महात्मा गांधी के रूप में एक अवतार पुरुष यहाँ आए थे, लेकिन शायद उनको अब कोई दूसरे तीसरे के भी आने की आशा है और इसलिए शायद उन्हीं सब बातों में वे रचे बसे हैं। यदि यह सच है कि इस देश के साधारण लोग तो अपनी पौराणिक कल्पना के कलयुग में ही रह रहे हैं, तो हमें इस कलयुग को भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। 21वीं सदी का राग अलापता रहने से तो हमारा काम नहीं चल सकेगा। हमारे लोग, हमारे अपने लोग यदि इस सदी में नहीं है तो यह सदी हमारी, यह शताब्दी हमारी है ही नहीं। ऐसे भी यह पश्चिम की ही शताब्दी है। हो सकता है कि जापान वालों को भी यह थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ अपनी खुद की शताब्दी लगती होगी, लेकिन मुख्य रूप से तो यह यूरोप और अमेरिका की ही शताब्दी है। और क्योंकि हम यूरोप, अमेरिका अथवा तो जापान के साथ अपने संपर्क को नहीं तोड़ सकते, इसलिए उनकी इस 21वीं सदी को भी हमें थोड़ी समझनी होगी। लेकिन ये समझने का काम यह तो अपने साधारण लोगों की दृष्टि से ही होगा ना। अपने काल के आधार पर ही दूसरे के काल के आधार को समझा जा सकेगा ना। समझने की प्रक्रिया का इस सामान्य क्रम जो है, उस क्रम को उल्टा तो नहीं किया जा सकेगा। हमें तो कलयुग की दृष्टि से ही 20वीं 21वीं सदी को, 22वीं सदी को समझना होगा। 21वीं सदी की दृष्टि से कलयुग को समझने का तो नहीं ही हो सकेगा।
हम में से कुछ लोग शायद मानते हैं कि वे खुद भारतीय चित्त मानस और काल की सीमाओं से सदंतर ही मुक्त हो चुके हैं। अपनी भारतीयता को छलांग करके, अपनी भारतीयता को कूद करके, जंप मार के वे पश्चिमी आधुनिकता या शायद किसी प्रकार की आदर्श मानवता के साथ एकात्म हो चुके हैं। ऐसे कुछ लोग अगर हैं तो उनके लिए 21वीं शताब्दी की दृष्टि से कलयुग को समझना और भारतीय कलयुग को पश्चिम की 21वीं सदी के रूप में ढालने के उपाय पर विचार करना उनके लिए शायद संभव होता होगा, लेकिन हमेशा ऐसा कभी बनता नहीं है। अपने स्वाभाविक कुदरती देश काल की सीमाओं मर्यादाओं से निकल करके किसी दूसरे के युग में प्रवेश कर जाना तो असाधारण लोगों के हाथ की बात भी नहीं होती। जवाहरलाल नेहरू जैसे उस समय के एलीट क्लास के लोग, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके कपड़े भी विदेश धुलने के लिए जाया करते थे प्लेन में, तो वैसे लोग से भी नहीं हो सका होगा। अपनी सहज कुदरती भारतीयता से संपूर्णतया मुक्त तो शायद वे भी नहीं हो सके होंगे। और महात्मा गांधी के कहने के अनुसार भारत के लोगों में जो एक तर्क अतीत और विचित्र जैसा भाव है, उस विचित्र तर्क अतीत के शिकार होने से जवाहरलाल नेहरू भी शायद नहीं बच सके होंगे। तो फिर दूसरे लोगों की तो बात ही क्या है। वे दूसरे लोग तो भारतीय मानस की सोच की मर्यादाओं से बहुत दूर शायद नहीं ही जा सकते होंगे। भारत के बड़े और संपन्न लोगों ने, एलिट क्लास ने आधुनिकता का एक बाहरी आवरण जैसा जरूर कुछ ओढ़ के रखा हुआ है। पश्चिम के थोड़े संस्कार भी उनमें आ चुके हैं, लेकिन चित्त के स्तर पर वे अपने आप को भारतीयता से अलग कर सके हों, ऐसा तो नहीं लगता। हाँ, हो सकता है कि पश्चिमी सभ्यता के साथ अपने लंबे और घनिष्ठ संबंध के कारण कुछ 20, 30, 50 लाख लोग भारतीयता से बिल्कुल ही दूर हट गए होंगे, हट चुके होंगे, लेकिन यह देश तो कोई 20-50 लाख लोगों का नहीं है। यह देश तो इस वक्त 140 करोड़ लोगों का है। तो यह 140 करोड़ लोगों की कथा है, तो हमें उस हिसाब से ही उसे जानना, समझना और सोचना होगा। भारतीयता की मर्यादाओं से मुक्त हो चुके ये कुछ 20-50 लाख लोग अगर जाना चाहेंगे तो वे चले ही जाएंगे। देश अपनी अस्मिता के हिसाब से खुद के चित्त, मानस और काल के अनुरूप अगर चलने लगेगा तो हो सकता है कि जो यहां से चले गए होंगे उनमें से भी ज्यादातर लोग वापस अपने सहज कुदरती चित्त और मानस में लौट आएंगे। जिनका भारतीयता से पूरा नाता टूट चुका है वे तो बाहर कहीं भी जा करके बस सकते हैं। जापान वाले जगह दे देंगे तो वे वहां जा करके रहने लगेंगे। जर्मनी में जगह होगी तो जर्मनी में रह लेंगे। रशिया में कोई सुंदर जगह मिल गई
तो वहां चले जाएंगे। और अमेरिका में तो हमारा यह एलिट क्लास आता जाता रहता ही है। कुछ लाख लोग, कुछ लाख भारतीय आज अमेरिका में जाकर के बसे हुए भी हैं, और उनमें बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसोफर, साहित्यकार, साइंटिस्ट और अन्य प्रकार के विद्वान भी उनमें शामिल है। लेकिन इन लोगों का यहाँ से चले जाना ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत की बात नहीं है भारतीय आम समाज के लिए। समस्या तो उन लोगों की है कि जो भारतीय चित्त और काल से टूट करके अलग जा करके बसे हैं। ये समस्या उन लोगों की नहीं है कि जो भारतीय सोच से टूट चुके हैं। समस्या तो उन करोड़ों लोगों की है जो अपने स्वाभाविक मानस और चित्त के साथ जुड़ करके अपने सहज कुदरती काल में जी रहे हैं। उन लोगों के बलबूते पर देश को अगर कुछ बनाना है तो हमें उस सहज चित्त मानस और काल को समझना पड़ेगा। उस चित्त के प्रकाश में वर्तमान कैसा दिखाई दे रहा है उसे हमें जानना पड़ेगा। और भारतीय वर्तमान के धरातल से पश्चिम की 21वीं सदी का क्या रूप दिख रहा है उसे भी हमें देखना पड़ेगा। वह 21वीं सदी और अपने कलयुग में कैसा और क्या संपर्क हो सकता है, ये इन सब बातों पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। ये सब तब ही हो सकेगा कि जब अपने खुद के चित्त और काल को, अपनी कल्पनाओं और अपनी प्राथमिकताओं को और अपने विचार को समझने की और जीने की रीत बातों को, लाइफस्टाइल की रीत बातों को हम ठीक से समझ लेंगे। तो यह पहला प्रकरण जो था यह पूरा हुआ। यह 20वीं 21वीं शताब्दी आखिर है किसकी? इसके बाद आने वाले एपिसोड में हम जो दूसरा प्रकरण है उसको देखेंगे। यह दूसरा प्रकरण है खुद का अध्ययन भी विदेशी नज़र से, परदेसी नज़र से, मतलब अगर हम खुद को अगर हम जानना चाहते हैं तो यह कभी भी परदेसी नज़र से, विदेशी नज़र से हम खुद को जान नहीं सकेंगे। इस विषय में हम दूसरे एपिसोड में फिर बात करेंगे। तो ऐसे ही थोड़ा धीरज पूर्वक हम सबको इन बातों को समझना होगा। तो मेरा आप सब देशवासियों से अनुरोध है कि अगर कहीं कुछ कम समझ में भी आता है तो इन वीडियोस को, इन एपिसोडों को आप बार बार देखें और इसे समझने की कोशिश करें। और इसे समझने की हमारी कोशिश जो है यह हम सभी छोड़े नहीं, ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसको समझ सकेंगे तो हमें सही सही उपाय भी प्राप्त हो जाएगा और हम एक बार फिर मास नॉन वायलेंस के मार्ग से, सामूहिक अहिंसा के मार्ग से अपने देश में छा चुकी इस अदृश्य गुलामी को, इन पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव के मैदान से हमेशा के लिए दूर कर सकेंगे और अपने प्रतिनिधियों को पा करके चुनाव में सारे के सारे निर्दलीय प्रतिनिधियों को हम पाएंगे, क्योंकि हम खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनने का काम करेंगे। चुनाव में उम्मीदवारों को खड़ा करने का काम हम खुद करेंगे अपने अपने मत क्षेत्रों में, और सभी निर्दलीयों को खड़ा करेंगे। और सारी की सारी लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाएं और सभी लोकल गवर्नमेंट्स, सभी स्थानिक व्यवस्थाएं, महापालिकाएं, नगर पालिकाएं, जिला पंचायतें, तालुका पंचायतें, इन सब जगह से हम पॉलिटिकल पार्टियों को हमेशा के लिए हटाएंगे। हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वे पार्टियां भी भले अपना उम्मीदवार खड़ा करें, लेकिन चुनाव के मैदान में ही नॉन वायलेंस के मार्ग पर अब ये तय होगा
कि सही लोकतंत्र क्या है। तो इसलिए देश के सभी लोगों को इन बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। समझने के लिए बहुत नम्र अनुरोध मैं आप सभी से कर रहा हूं। तो वंदे स्वराज हमारा नारा होना चाहिए। तो आप सभी से मेरा यह कहना है, मेरे कुछ साथी भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम सभी साथी, ये हमारे जीबी परमार हैं हमारे साथ, गिरधर भाई परमार, और ये हमारे कमलेश भाई हैं, कमलेश भाई जोटंगिया, और यह हैं हमारे अमित पटेल। तो हम सभी एक साथ वंदे स्वराज का नारा देंगे और सारे देश को हमारा अनुरोध है कि इस नारे को हम सभी बुलंद करें। वंदे स्वराज।